तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारा RO ARO 2023 के लिए कोर्स चल रहा है मैथ और रीजनिंग का, उसमें कराने वाला हूँ दो टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रिलेटेड हैं। पहला जो आपका टाइप रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपका विभक्ति के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल से, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों वो रिलेटेड है शेषफल प्रमेय से यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से। अगर उत्तराखंड में होने वाली आगामी परीक्षाओं की बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों जो टाइप है आपके। और अगर प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर मैंने उठा के देखे तो प्रीवियस 10 साल के पेपरों में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के दो टाइपों से आया हुआ है। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी से तैयारी करेंगे। और वीडियो के अंत में जब ये दो टाइप पूरे हो जाएंगे तो इससे संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उनको हल करेंगे और उनका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा उसके माध्यम से मुझे शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी तीसरी क्लास हमारी होगी आज। 2 क्लासेज में करा चुका हूँ आपको, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अगले टाइप 5 को करते हैं जो रिलेटेड है आपका डिविजिबिलिटी रूल से यानी कि विभक्ति के नियम। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विभक्ति के नियम कि कौन सी जो नंबर्स हैं कैसे कैसे विभक्त होंगे। ठीक है, नंबर कैसे कैसे विभक्त होंगे। एक बड़ी सी संख्या दी होगी आपको और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि यह संख्या क्या 11 से विभाजित है, क्या ये 9 से विभाजित है, क्या ये 8 से विभाजित है, क्या 4 से विभाजित है। तो इस तरीके के एक नियम है, उन नियमों को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विभक्ति के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं दोस्तों, देखो दो का डिविजिबिलिटी रूल कि दो से कौन कौन सी बड़ी से बड़ी संख्याएं विभाजित हो सकती है। ठीक है, दो से, ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं दो की अगर मैं बात करूं, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। यानी किसी भी संख्या का अगर ना इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, इतने हो सकते हैं। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अगर ये 5 चीजें किसी भी संख्या के इकाई के अंक में होंगी तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। तो संख्या क्या कर देगी? 2 को विभाजित कर देगी। ठीक है, तो देखते हैं, पहले एक एग्जांपल देता हूं आपको। 97532, क्या ये 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल। इसके इकाई के अंक में क्या है? 2, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इस पूरी की पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, मतलब ये 2 से विभाजित होगी, यानी कि इसमें 2 का भाग जाएगा। अगली संख्या में देता हूं आपको 180634, क्या इसमें 2 का भाग जाए? बिल्कुल जाएगा। इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, भाग जाएगा। अगली संख्या में देता हूँ 78099516, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 6 है। 108 देता हूँ अगला, क्या 108 में जाएगा? बिल्कुल। इसके इकाई का अंक कितना है? 8 है, इसमें भी जाएगा। अगली दे देता हूँ मैं 340, क्या 340 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लास्ट में क्या है? 0। ठीक है, ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमेशा 2 से भी विभाजित होंगी, ऐसी संख्याएं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभक्त होंगी। ठीक है, तो 3 का अगर मैं आपको नियम बताऊं, सबसे पहले लिखते रहिए दोस्तों, लिखते रहिए, जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते चलिए आप लोग, क्योंकि इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है यूकेपीएससी RO क्योंकि 50 नंबर का है मैथ रीजनिंग का पार्ट, तो करना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो 3 का विभक्त होने का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, यदि किसी भी संख्या के अंकों का जो योग होगा ना, किसी भी संख्या के अंकों का योग करेंगे हम, ठीक है, अगर वो संख्या 3 से विभाजित होगी, वो जो योग होगा वो 3 से विभाजित होगी, तो वो पूरी संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं,
एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक संख्या ले ली 75684, ठीक है। तो आपने 3 के अगर विभक्ति का रूल इसमें चेक करना है, विभक्ति का रूल चेक करना है, तो इन सबको जोड़ दो, ठीक है। 7 + 5 12, 12 + 6 कितना होता है आपका 18, 18 + 8 कितना होता है आपका 26, 26 + 4 कितना होता है आपका 30। यानी कि इसके अंकों का योग कितना आया 30। और अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, यानी कि 3 की टेबल आप पढ़ सकते हो, 3 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि अंकों का जो योग करेंगे उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। ये एक संख्या ले ली मैंने अगली, ठीक है। देखते हैं इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, जोड़ देंगे। 9 + 6 कितना होता है 15, 15 + 3 कितना होता है 18, 18 + 4 कितना होता है आपका 22, 22 + 2 कितना होता है आपका 22 + 2 होता है आपका 24, 24 + 1 कितना होता है 25। यानी कि अंकों के, ठीक है, अंकों का योग जो है, यानी कि जो सारे अंक हैं उनका योग किया 25 आ गया। क्या 25 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये बड़ी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर उसके अंकों का योग में भाग जाएगा तो 3 से विभाजित होगी, नहीं जाएगा तो नहीं होगी, ठीक है। अगला पढ़ते हैं 4 से विभक्त का नियम, ठीक है। तो 4 से विभक्त का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई की तरफ से, इकाई की तरफ से अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जाएगा तो संख्या कितनी ही बड़ी हो आपकी ना, उसमें भी 4 का भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 978132, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं अगर पूछता हूं क्या ये संख्या में 4 का भाग जाएगा, क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी, तो आपने क्या करना है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना, इतनी मेहनत नहीं करनी डिविजिबिलिटी रूल में। संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंकों को पकड़ो, इसमें 4 का भाग दो। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। क्या 32 में 4 का भाग जाता है, 32 में 4 का भाग, हाँ 4 × 8 = 32, तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित होगी, ये संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं 844254, ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके भी 4 से विभक्ति का नियम चेक करना है। अंतिम 2 अंक पकड़ो भाई साहब, पकड़ लिए, पकड़ लिए। 54 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 14 में 4 का भाग नहीं जाता, तो 4 का भाग 54 में नहीं जा रहा, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो हमें लास्ट 2 अंकों से पता चल जाएगा 4 के विभक्ति का नियम, ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे 4 का भी। 5 की विभक्ति का नियम पढ़ते हैं। 5 का तो बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक में, यानी कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक में अगर 0 या फिर 5 आता है, 0 या फिर 5 आता है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अगर इकाई का अंक में 0 और 5 आता है तो पूरी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 86735, इकाई का अंक क्या है 5, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं 68730, इकाई का अंक कितना है 0, तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। तो 5 से विभक्ति का नियम बहुत आसान है। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं 6 से विभक्ति का नियम, यानी कि 6 से विभक्ति का नियम। 6 का देखिए, 6 को अगर मैं तोड़ूं तो 6 का देखो डायरेक्ट तो कोई नियम है नहीं, 6 को तोड़ूं तो 6 मतलब होता है 2 × 3, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, यानी कि 2 की विभक्ति का नियम और 3 की विभक्ति का नियम तो संयुक्त रूप से उसका पालन करेगा तो वो 6 की विभक्ति का नियम बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 और 3 के पालन करना चाहिए तो पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 की विभक्ति का नियम क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और 3 की विभक्ति का नियम सारे अंकों का योग जोड़ के उसमें 3 का भाग जाए तो वो 3 की विभक्ति का नियम हो गया। तो इन दोनों का जो संयुक्त रूप है वो 6 की विभक्ति का नियम हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ से। अब बात करते हैं 7 की विभक्ति का नियम, लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि इकाई के अंक को छोड़कर,
इसकी विभक्ति का नियम कहता है यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची हुई संख्या से, मतलब इकाई के अंक को छोड़ दो और जो बची हुई संख्या है उससे जो इकाई का अंक छोड़ा था उसका दुगना कर देना, यानी कि इकाई का अंक छोड़ना है उसका दुगना करना है और शेष बची हुई संख्या से जो इकाई के अंक का दुगना किया उसको घटा देंगे, ठीक है। और जो बचेगा अगर वो संख्या 7 से विभाज्य होगी तो ये संपूर्ण संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि जो पूरी संख्या होगी इसमें इकाई के अंक को हटा देना है, बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का डबल करके घटा देना। अगर घटा के वो 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 882। क्या ले लेते हैं? 882। अब 882 में इकाई का अंक कितना है? 2, ठीक है। इकाई के अंक का दुगना कर दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसको बची हुई संख्या में से घटा दो, तो 88 में से 4 घटा दो, 88 माइनस 4 कितना होता है आपका? 88 माइनस 4 होता है आपका 84, ठीक है। इकाई के अंक का दुगना कर दिया, इकाई का अंक 2 था, 2 का दुगना कर दिया 4, इकाई के अंक का दुगना 4 हो गया। और जो बची हुई संख्या है इकाई के अंक को छोड़कर 88, उसमें से ये माइनस कर दिया, इकाई के अंक के डबल को 84 बचा। अगर इस 84 में भाग जाता है ना 7 का, तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। क्या 84 में 7 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है। तो ये था 7 से विभक्ति का नियम। अब बात करते हैं 8 से विभक्ति का नियम, ठीक है। 8 से कौन कौन सी? ये देखो 8, 9 और 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8, 9 और 11 गांठ बांध लेना। 8, 9 और 11 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है और बहुत पेपरों में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 8 से विभक्त का नियम। 8 से विभक्त के नियम की बात करूं तो 8 से विभक्त का नियम कहता है आपका किसी दी गई संख्या में कोई भी एक बड़ी से बड़ी संख्या दी है, अगर उसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसमें भी 8 का भाग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे, ठीक है, 6, 7, 9, 5, 4, 1, 6। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक बड़ी सी संख्या ले ली। तो इस बड़ी से बड़ी संख्या में ना 8 से विभाजित का नियम है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि लास्ट के 3 अंक, यानी कि लास्ट के 3 अंक पकड़ लेते हैं। अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा, 8 का भाग देके ट्राई करेंगे, अगर लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। आपको पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। लास्ट के 3 अंक में देखता हूँ, क्या 416 में 8 का भाग जाता है? 8 का भाग दो, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, बिल्कुल जाता है। लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। यह है 8 से विभाज्यता का नियम। समझ गए ना बात को? लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 9, ठीक है, 9 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। 9 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो, जैसे 3 का था, सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो, वैसा ही 9 का है। यदि दी गई संख्या में सभी अंकों का योग अगर 9 से उसमें भाग जाएगा तो पूरी की पूरी कितनी बड़ी संख्या हो वो 9 से विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7, 5, 4, 6, 2, 3, ठीक है। 7, 5, 4, 6, 2, 3 इसके सभी अंकों का योग करेंगे, जोड़ेंगे। 7 + 5 कितना? 12, 12 + 4 कितना होता है आपका? 16, 16 + 6 कितना होता है? 22, 22 + 2 कितना होता है आपका? 22 + 2 24, 24 + 3 कितना होता है आपका? 27। यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ के कितना आ रहा है? 27। क्या 9 का भाग 27 में जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है। अगर 9 का भाग इसमें जा रहा है, यानी कि इसकी संख्या, इस संख्या के सारे अंकों का योग जो आया 27, उसमें 9 का भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी, ठीक है। 9 की विभाज्यता का नियम और 8 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं नियम 11 का। चलिए अब देखते हैं आपका 11 से विभाज्यता का नियम, या 11 से कौन क्या क्या विभक्त होता है वो देखते हैं, ठीक है। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के समस्थानों, ठीक है, और
विषम स्थानों, यदि किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के जो योग होते हैं, यानी कि सम स्थान का योग अलग से करोगे, विषम स्थान का योग अलग से करोगे, उनका योग करने के बाद उनका क्या निकालोगे, डिफरेंस, यानी कि उनके जो योगों का अंतर होगा, सम स्थानों के और विषम स्थानों के योगों का अंतर होगा, वो या तो 11 से पूर्णतया विभाक्त होना चाहिए या उसका मान 0 होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, लिख लो इसे। ठीक है, 11 से विभक्त का नियम है, इकाई के अंकों सॉरी ये क्या कहते हैं, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए आपका, उनका जो अंतर होना चाहिए वो आपका 11 से विभाजित होना चाहिए, या फिर अंतर कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। चलो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 80164591, इस एग्जांपल से समझते हैं सम स्थान और विषम स्थान। ठीक है, ये विषम स्थान हो गया पहला, तीसरा स्थान भी विषम स्थान है, ये पांचवा स्थान भी विषम स्थान है और ये सातवां स्थान भी विषम स्थान है। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करता हूँ, 8 + 1 9, 9 + 4 कितना आपका 13, 13 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 13 + 9 कितना, 13 + 9 हो जाएगा आपका 22, 13 + 9 कितना हो गया आपका 22 हो गया। ठीक है, अब सम स्थानों, ये 0 सम स्थान हो गया, ये 6 सम स्थान हो गया, ये 5 सम स्थान हो गया और ये 1 सम स्थान हो गया। इनको जोड़ता हूँ, 0 + 6 6, 6 + 5 आपका कितना, 6 + 5 आपका कितना हुआ 11, 6 + 5 11 और 1 12, 11 और 1 12, माइनस करता हूँ, 22 - 12 कितना हो गया आपका 10। क्या आ रहा है, सम स्थानों और विषम स्थानों के योगों का अंतर 10 आ रहा है, तो ये विभक्त नहीं होगा, ये 11 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना, आप ये मत सोचो कि होगा ही होगा, कर लिया नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ एक और। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 236, ठीक है, 97069, 97069। अब इसके सम स्थान और विषम स्थान देखता हूँ। ठीक है, पहला स्थान हो गया विषम स्थान, तीसरा स्थान विषम स्थान, पांचवा स्थान विषम स्थान, सातवां स्थान विषम स्थान। जोड़ता हूँ इनको, 6 2 8, 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 और 6 कितना हुआ आपका, 15 और 6 कितना हुआ आपका 21, 15 और 6 कितना हो गया आपका 21 आ गया। ठीक है, विषम स्थानों का योग कितना आ गया 21, उसमें से सम स्थानों का योग घटा दूंगा, सम स्थान ये। ठीक है, कितना हो गया, 9 + 3 आपका कितना हो गया, 9 + 3 हो गया आपका 12, और 12 + 9 कितना, 12 + 9 प्लस ये 0 भी है, तो 3 + 9 आपका कितना हो गया 12, 12 + 0 12 ही रहेगा, और 12 + 9 21, यानी कि 21 - 21 कितना आ गया आपका 0। सही है, ये 11 की विभाज्यता का नियम को पालन कर रहा है। 11 की विभाज्यता का नियम था, या तो समस्थान विषम स्थान के योगों का अंतर 0 आना चाहिए, या तो वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन फॉलो कर दी, दोनों का जो योगों का अंतर है वो कितना आ गया 0। तो ये 11 से विभक्ति का नियम है, इसको फोकस करना। ठीक है, चलिए तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन बनाते हैं। सारे मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, आप अच्छी से उनको याद कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, ये कह रहा है ये पूरी संख्या जो दे रखी है स्टार के साथ वो 9 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, जब 9 से विभक्ति का नियम अभी पढ़ा था हमने, 9 से विभक्ति का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या भी 9 से विभक्त होगी। तो सभी अंकों का योग करता हूँ, ये 671 स्टार 483। ठीक है, जोड़ता हूँ, 6 + 7 13, 13 + 1 14, 14 + 4 कितना 18। ठीक है, 18 + 8 26, 26 + 3 कितना 29। तो आ गया 29, और साथ में क्या बचा स्टार, 29 प्लस स्टार। ठीक है, 29 प्लस स्टार बचा। अब मुझे बताओ कि इस स्थान पर क्या आना चाहिए, जबकि अगर
9 से विभक्त ये तब होगा जब इन सब का योग कितना होना चाहिए, इन सब का योग कितना होना चाहिए, 9 से विभक्त। और 9 से विभक्त ऐसी संख्या देखेंगे इसके आसपास। देखो अब 29 हो गया, 29 से पहले तो जा नहीं सकते, पहले जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक अंक जोड़ना है, ठीक है। तो 29 के बाद ऐसी संख्या देखेंगे जो 9 से विभक्त होती है। तो 29 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभक्त होती है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36। तो 29 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभक्त होती है? 36। तो 29 में कितना जोड़ें कि 36 बन जाए? 29 में कितना जोड़ें कि 36 बन जाए? कितना जोड़ना पड़ेगा इसको 36 बनाने के लिए? 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 29 में 7 जोड़ के 36 बनेगा, तो स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा? 7। तो स्टार की जगह 7 रखना पड़ेगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 29 + 7 होता है 36। जब इसको 36 बनाएंगे तभी ये पूर्णतया 9 से विभाजित होगी। तो हमें इस स्टार की जगह 7 रखेंगे, तब 29 + 7 बन जाएगा 36, जो कि 9 से विभक्त होगा, क्योंकि अंकों का योग जो है वो 36 होना चाहिए या 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर नहीं आता ऐसे सोचना कि 29 में कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है, तो सीधे 36 और 29 का डिफरेंस निकाल लो आपका। तो 29 और 36 का डिफरेंस कितना होता है? 7। तो वो आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 की विभक्ति के नियम के सारे क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो अगला क्वेश्चन यूके पीएससी प्री 2022 यानी कि यूके पीसीएस 2022 में आया हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 8 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या, एक बड़ी सी संख्या दे रखी है, 8 से विभाज्य हो। यानी कि एक बड़ी सी संख्या दे रखी है, वो कह रहा है उसमें एक न्यूनतम मान ज्ञात करना है, x का न्यूनतम मान ज्ञात करना, मतलब छोटी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है उस x की जगह, और ऐसी संख्या रखने के बाद वो 8 से विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? 8 से विभक्ति का नियम दोस्तों मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी संख्या के लास्ट अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो केवल अंतिम 3 अंक ले लेते हैं। अंतिम 3 अंक क्या है? ये हैं, ठीक है। अंतिम 3 अंक ले लेते हैं। अंतिम 3 अंक है 8, x और 4, ये अंतिम 3 अंक है, ठीक है। अब वो कह रहा है न्यूनतम मान कौन सा होगा। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपने न्यूनतम वाला लेना पड़ेगा। न्यूनतम मान पूछ रहा है तो न्यूनतम रख के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन रखेंगे, पहला ऑप्शन 2 है, x की जगह 2 रख देंगे और देखेंगे क्या 2 रखने से 8 का भाग जा रहा है लास्ट 3 अंकों में। अगर 2 रखने में 8 का भाग जाएगा तो 2 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2 सबसे न्यूनतम है, ठीक है। तो x की जगह 2 रख दिया, तो ये हो गया 824। अब संख्या क्या बन गई है? 2 रखने पर 824 बन गई है, ठीक है। तो 824 बन गई। क्या 824 में 8 का भाग देके ट्राई करेंगे? अगर चला गया तो हमारा 2 हमारा आंसर होगा। 8 का भाग देता हूँ, 8 एकम 8, बिल्कुल चला गया 8 में, ठीक है। फिर देखते हैं बचा 24, क्या 24 में जाता है? हाँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24। तो इसमें पूरी तरीके से 8 का भाग जा रहा है, क्या रख के? 2 रखने के बाद, और 2 सबसे न्यूनतम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। यूके पीएससी प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छी से तैयार कीजिए, बहुत आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब 11 से विभक्ति का नियम है अगले क्वेश्चन में लग रहा है। यदि संख्या 48327*8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। यानी कि अब 11 से विभक्ति का नियम कह रहा है, तो पहले संख्या को उतार लेता हूँ। 48327*8। अब 11 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था 11 से विभक्ति का नियम होता है सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभक्त होना चाहिए या उसका मान 0 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले विषम स्थान ले लेता हूँ। ये विषम स्थान पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, इनका योग कर लेता हूँ। 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 8 कितना हो जाएगा आपका? 22। विषम स्थानों का योग हो गया 22। इसमें से मुझे घटाना है सम स्थानों का योग। अब सम स्थान लेता हूँ। सम स्थान हो गया 8, 2 और स्टार, ठीक है। 8 और 2 कितना होता है? 10, और ये x, तो 10 और x, या स्टार बोल दो इसे, ठीक है। अब मुझे बताओ
11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। यहाँ कितना है, 22 है, यहाँ कितना है, 10 है। ठीक है, तो जो अंतर है वो 11 से विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ 11 लाना है, तो ये अगर 11 लाना है, ये वाली संख्या कितनी है, 22। तो अगर 11 लाना है, 11 से विभक्त ले 11 लाना है, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा इसे। अब बताओ ये 11 कब होगी, जब 22 में से 11 घटाऊंगा। जब 22 में से 11 घटाऊंगा तो 11 आना चाहिए ना, यहाँ 11 आना चाहिए ना। अब 22 में से 11 कब घटेगा, जब इसकी जगह क्या होगा आपका, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1। इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि ये 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और 22 में से 11 जाएगा तो 11 आ जाएगा, तभी जाके 11 से विभक्त हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि समस्थानों विषम स्थानों के युगों का अंतर 11 होना चाहिए, या 11 से विभाजित होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, समझ गए बात को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, 18 से विभक्त। अब इतनी विभक्ति के नियम तो पढ़ नहीं सकते हमने 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 11 का पढ़ लिया। ये थोड़ा कि पढ़ते रहेंगे विभक्ति का नियम, 18 20 है तो पागल हो जाएंगे याद कर करके। तो 18 से विभक्त नहीं होती कह रहा है, 18 से विभक्त नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 ऑप्शनों में जो संख्या है वो 18 से विभक्त नहीं होनी चाहिए, वही हमारा आंसर होगा, नहीं होगी। 18 के विभक्ति का नियम बनाने के लिए इसको तोड़ लो 2 टुकड़ों में, 9 गुणा 2, यानी कि 9 गुणा 2 मतलब है 18 का मतलब है 9 गुणा 2, यानी कि 9 गुणा 2 मतलब है 9 और 2 के विभक्ति का पालन करनी चाहिए। अगर जो संख्या 9 और 2 के विभक्ति का पालन करेगी वो 9 और 2 से विभक्त होगी, जो पालन नहीं करेगी वो विभक्त नहीं होगी। सबसे पहले देखो ये क्या है, सम है, ये भी क्या है, सम है, ये भी क्या है, सम है। ठीक है, और ये क्या है, विषम है। तो विषम में तो 2 का भाग जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये 18 से विभक्त नहीं होगी, क्योंकि 18 से विभक्ति के पालन में 9 और 2 फॉलो होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये, क्यों, क्योंकि 9 और 18 की विभक्ति में 9 और 2 का पालन होना चाहिए, 2 का पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये सारे के सारे 9 की विभक्ति का नियम पालन कर रहे हैं। 4 3 7 7 5 कितना, 12 12 6 18, मतलब 9 का भाग जाएगा और सम भी है। 5 4 9, 6 3 9 18, 9 का भाग जा रहा है और साथ में सम भी है। 5 4 9 6 3 9 ये भी पालन कर रहा है, लेकिन ये पालन नहीं करना क्योंकि इसका जो है इकाई का अंक विषम है और विषम में 2 का भाग नहीं जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डिविजिबिलिटी के रूल के क्वेश्चन किए। मैं आपको वीडियो के अंत में क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल में PDF आपको भेजूंगा। तो दोस्तों अगला टाइप जो है आपका वो शेषफल संबंधी प्रश्नों से है, जिसमें हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो भाज्य क्या होता है। भाज्य वो होता है दोस्तों जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक वो होता है आपका जिससे भाग दिया जाता है, जिस संख्या के भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। भागफल कितने बार भाग गया वो होता है भागफल। और शेषफल क्या होता है, कितना बचा, तो ये होता है शेषफल, यानी कि भाज्य को डिविडेंट, भाजक को डिविजर, भागफल को क्वोशिएंट और शेषफल को रिमाइंडर। नॉर्मल देखो व्यवहारिक रूप से समझते हैं, जैसे मैं मान लो 5 का भाग देता हूँ, ठीक है, ठीक है, 5 का भाग दिया मैंने किस में, 17 में। 5 का भाग किस में देता हूँ, 17 में। ठीक है, 5 का भाग देता हूँ 17 में, तो 5 तियाँ 3 बार भाग जाएगा, ठीक है, 5 तियाँ 15 और शेषफल कितना बच जाएगा आपका 2। 17 में से 15 गया 2। तो जिससे भाग दिया, किससे भाग दिया हमने, 5 से, तो जिससे भाग दिया दोस्तों वो हो जाएगा आपका भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है, किसमें भाग दिया हमने, 17 में भाग दिया, तो जिसमें भाग दिया वो होता है हमारा भाज्य। ठीक है, कितने बार भाग दिया, 3 बार भाग दिया। ठीक है, जितने बार भाग दिया जाता है
उसे आपका कहते हैं भागफल। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को, भले पेपर में आए ना आए। तो जितने बार भाग गया उसे क्या कहते हैं, भागफल। और जो बचा उसे कहते हैं शेष फल। तो बेसिक चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक फॉर्मूला बनता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे भाज्य है 17, ठीक है। 17 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल, यानी कि 5 तियां 15, 15 में अगर शेषफल जोड़ देंगे कितना, 17, यानी 17 बराबर 17 हो जाएगा। तो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इससे भी बेस्ड एक दो क्वेश्चन आते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है, ये इसी का दूसरा फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, ये भी इसी से बना हुआ फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूलों को एक बार नोट कर लेना, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आया है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी एग्जामों में। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्या का भाग देना, यानी कि भाजक होगा वो, किस संख्या का भाग देना है, किस में देना भाग, 1043 में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला नहीं भी करोगे ना, व्यवहारिक रूप से हो जाएगा ये। अब आप लोगों की सुख सुविधा के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो देखो वैसे तो नॉर्मली व्यवहारिक अगर बोलूँ, संख्या क्या है 1043, जिसमें भाग देना है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो संख्या कितनी हो गई 1043, किसी संख्या से भाग देने पर, किससे भाग देना है वो पता नहीं है, मतलब हमें भाजक निकालना है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है तो इसको मान लेता हूँ x, जो चीज़ पता नहीं होती उसे x मान लेते हैं, गुणा भागफल 11, यानी कि भागफल कितना आ रहा है 11, तो 11 से गुणा कर दो, प्लस शेषफल कितना आ रहा है 20। शेषफल कितना प्राप्त होता है कह रहा क्वेश्चन 20, तो शेषफल की जगह 20 रख दो, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 11 प्लस x कितना 11x, ठीक है। ये यहाँ चला जाएगा इसके साथ माइनस होने के लिए। तो 1043 में से आप 20 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 1023 हो जाएगा 20 घटा के। अभी 11 की भाग देंगे इसमें, तो 11 से कट करते हैं, 11 9 99, 102 में से 99 गया 33, 11 तियां 33, 11 तियां 33। तो हमने क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, भाजक। तो भाजक का मान कितना आ गया हमारा 93। तो भाजक का मान कितना आ गया 93। बस एक छोटा सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला नहीं भी है ना तो सिंपल सी बात है, जिस संख्या को भाग देना है उसको लिख लो, बराबर भाजक और भागफल की गुणा कर दो, 11 गुणा x 11x प्लस शेषफल कितना है 20। तो ये 11x बराबर, ये माइनस कर दिया, तो 11x बराबर 1023, काटा तो कितना आ गया 93। तो भाजक कितना हो जाएगा 93, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। किसी संख्या को, यानी कि अब हमें भाज्य नहीं दिया है, हमें नहीं पता भाज्य कितना है, तो किसी संख्या को, यानी कि हमें भाज्य नहीं पता, तो किसी संख्या को, इस संख्या की बात हो रही है, यानी कि भाज्य की बात हो रही है, ठीक है। भाज्य हमें नहीं पता, इस संख्या को किससे भाग दे रहे हैं 195, भाजक कितना हो गया 195, 195 से भाग देने पर, 195 से भाग देने पर, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि भाग कितने बार गया, तो इसका मतलब हमें भाजक नहीं पता, सॉरी इसका मतलब हमें भागफल नहीं पता, ठीक है। तो 195 से भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा भाजक कितना हो गया 195, कितने बार भाग गया वो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि शेषफल कितना आया 47 आया। शेषफल कितना आया 47 आया, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। वो कह रहा है कोई संख्या है, ये संख्या हो गई, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। उस संख्या को 195 से भाग दिया, मतलब 195 हो गया, भाजक इससे भाग दिया, ठीक है। और कितने बार भाग दिया ये नहीं पता, यहाँ पे जो आता है वो आता है भागफल, कितने बार भाग दिया वो नहीं पता, तो भागफल कितना हो जाएगा मान लो x, ठीक है।
तो x हो गया और शेषफल कितना आता है 47। अब उसी संख्या को किससे भाग देना है 15 से, तो उस संख्या, अब इसी संख्या की संख्या बन के आ गई है पूरी, इस संख्या में किसका भाग दो कह रहा है, वो कह रहा है इस संख्या में 15 का भाग दो। इस संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, 15 का भाग देते हैं। 15 का भाग देंगे तो पहले इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस बीच में, दोनों में भाग देंगे। ठीक है, 15 का भाग देखो इसमें पूरी पूरी पार चला जाएगा तो यहाँ तो शेषफल कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, शून्य, और शून्य की गुणा शून्य से होगी तो शून्य आ जाएगा शेषफल, क्योंकि ये भी इसी का मल्टीपल है। तो इसमें भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, शून्य। अब बचा गया 47, तो 15 का भाग 47 में देता हूँ। 15 का भाग 47 में दे दो दोस्तों। 15 तियाँ 45, कितने बार गया, 3 बार। कितने बार गया, 3 बार। 15 तियाँ 45 और शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2। इसको भाग देने पे शेषफल कितना है, 0, क्योंकि 15 का भाग 195 में पूरी पूरी बार जाता है। 15 एकम 15 15, ठीक है, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, 0 आ गया। 0 गुणा 2 शेषफल, 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 शेषफल कितना हो जाएगा आपका, तो 0 प्लस 2 शेषफल कितना हो जाएगा आपका, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मुझसे पूछिए, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो। ठीक है, वैसे आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो अगले क्वेश्चन है ना, ये लगातार 3-4 क्वेश्चन ये लगातार एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा देखो, अब आज जो भाग है, ठीक है, जो भाग करने का तरीका है, जो शेषफल निकालने का तरीका है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरे तरीके से करना। देखो, एक तरीके से तो आप लगातार करते आ रहे हैं बचपन से, आज थोड़ा सा मैं तरीके को बदलने वाला हूँ, बस आपने उस तरीके को फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो देखिए पहले एग्जाम्पल से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, समझ में आएगा तो मुझे बताना। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 48/7। बचपन से भागते रहो तो 7 का भाग आप दीजिए 48 में। ठीक है, और मुझे ईमानदारी से बताना शेषफल कितना आता है। 7 का भाग 48 में कितने बार जाएगा इसके नज़दीक, 7 छग 42, 6 बार, 7 छग 42, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 7 छग 42, 48 में से 42 गया, शेषफल कितना आ जाएगा, 6। ये तो एक तरीके से आपने निकाल दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसी को आज थोड़ा तोड़ना मरोड़ना सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको फर्मेट विल्सन थ्योरम होती है, इसकी एक बहुत बड़ी थ्योरम है, इस टाइप के क्वेश्चन है रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसी थ्योरम बता के आप लोगों को कंफ्यूज करूँ मैं। ठीक है, इतनी बड़े लेवल की तो तैयारी हो नहीं रही, उत्तराखंड का हमने आर ओ में प्री क्लियर करना है, या फिर कोई छोटा एसएससी वगैरह एमटीएस वगैरह का एग्जाम निकालने की हम तैयारी करें, तो ज़्यादा डीप आपको ले जाऊंगा नहीं फर्मेट विल्सन थ्योरम में, क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी थ्योरम मुझे समझानी पड़ जाएगी। तो सिंपल एक व्यवहारिक रूप से समझते हैं प्रश्न को। ठीक, इसी को अगर मैं 48 को टुकड़ों में तोड़ के आज भाग करना सीखेंगे, इसको लिख देता हूँ 8 छगे 48 लिख सकता हूँ, 48 को 8 छग 48 लिख सकता हूँ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 8 छग 48 में 7 की भाग देगी। तो देखो आज दूसरे तरीके से आपको निकालना सिखा रहा हूँ। आप 7 की भाग 8 में दीजिए और मुझे बताइए शेषफल कितना आ जाएगा। 7 एकम 7 बार भाग गया, शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। फिर 7 की भाग 6 में भी दो, 7 की भाग 6 में 7 से छोटा है, या तो शेषफल क्या होगा 6 होगा, या तो माइनस में होगा, ये 6 होगा, भाग गया ही नहीं, मतलब 7 का भाग 6 में नहीं गया तो 6 ही शेषफल है। तो 6 में शेषफल कितना हो गया, 6। इन दोनों को आपस में गुणा करो, 6 गुणा 1, शेषफल कितना हो गया, 6। ये दूसरा तरीका है शेषफल निकालने का। इसी चीज को ऐसे तोड़ मड़ोड़ के आप कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में। एक और एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल हो, ये आप करेंगे इस एग्जाम्पल को 64/7। 64/7 अगर मैं कहूँ भैया बताओ इसका शेषफल कितना आएगा, आप क्या करोगे, 7 का भाग दोगे 64 में। ठीक है, 7 नमे 63, शेषफल कितना आ गया, 1। ये तो हो गई बच्चों वाली मेथड जो बचपन से करते आ रहे हैं। थोड़ा सा थ्योरम से बचने के लिए
ठीक है, विल्सन थ्योरम है, उससे बचने के लिए क्या हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्मेट विल्सन थ्योरम है, उससे बचने के लिए करेंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट को इसको तोड़ के लिखेंगे। तोड़ के ऐसा लिखना है कि 7 के बिल्कुल आस पास हो, यानी कि 7 से एक ज़्यादा या एक कम करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप तोड़ ले ऐसे हो, मैं जो तोड़ रहा हूँ ना वो बिल्कुल 7 जो नीचे जिसका भाग दे रहे हैं उसके एक या एक अंक करीब लाने की कोशिश करनी है, उसको तोड़ के एक अंक करीब लाने की। ठीक है, तो 64 हो गया, 64 को लिख देता हूँ, एक अंक करीब लाने के लिए इसको लिख सकता हूँ 8×8 = 64, जिसका भाग दे रहे हैं उससे एक अंक करीब लाने, ऐसा तोड़ना है कि एक अंक करीब हो जाए 7। ठीक है, यहाँ आपका शेषफल 7 आया, यहाँ भी 7 आएगा। देखो जो ये वाली मेथड है हमारी, 7 का भाग 8 में दो, कितनी बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा 1, 7 एकम 7, बच गया 1। फिर इस 7 की भाग भी इसमें दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ भी शेषफल 1 बचा, यहाँ भी शेषफल 1 बचा, इनको गुणा करो, 1 × 1 1। तो ऐसे तोड़ के भी शेषफल यही आएगा, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इस चीज को समझना। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक और कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अब मैं एक और लिखता हूं, 7⁻² + 1, मैं 7 की भाग देनी है। ठीक है, मैं 7 की भाग देनी है। आप अपने तरीके से करोगे तो क्या करोगे, 7 × 49, 7 का वर्ग 7 × 49 होता है, 49 + 1 आप कर दोगे इसको हल करके 50, और 7 का भाग दोगे आप कहोगे सर 7 का भाग दिया तो क्या आया, 7 × 7 = 49, 7 बार भाग गया 49, और शेषफल कितना बच गया 1। बिल्कुल सही है आपका तरीका। ठीक है, आपका तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन कंपटीशन की बात करूं तो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं। एक चीज ध्यान देना, ये 7 की पावर 2 है, ठीक हो गया, प्लस क्या मैं 1 की पावर 10 हो, 1 की पावर 15 हो, 1 की पावर अनंत हो, 1 की पावर कितनी हो, एक ही आता है हमेशा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 की पावर को, 1 की पावर 2 आएगा तो एक ही, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो उसे एक ही कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन 7। अब देखना, जो ये विधि में बता रहा हूं इसमें पावर कितनी भी हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पावर सेम कर दी दोनों की, अगर पावर सेम कर दी तो बेस में जो नंबर है उनको ऐड करो, अगर पावर सेम है तो बेस में जो नंबर है उसे ऐड करो, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, और उसमें 7 की भाग दे दो, तब भी आपका जैसे आपने ऊपर निकाला वैसे ही आपका यहाँ भी शेषफल आएगा। 7 की भाग 8 में दोगे, 7 एकम 7, शेषफल कितना आया 1, तब भी आपका शेषफल 1 आया। इस चीज को समझना कि अगर घातें बराबर हैं और नीचे जो है उनको ऐड करके भाग दे देना, जो नीचे आपका शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपका देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 8 की पावर 2 - 1, मैं 7 की डिवाइड देता हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, अगर ये नहीं समझे ना फिर जो एक क्वेश्चन आता है ना UKPSC RO किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम में, वो नहीं कर पाओगे आप। ठीक, आप क्या करोगे, अगर मैं कहूँगा करो इसे हल, आप क्या करोगे 8 × 8 = 64 -1/7, 64 - 1 63/7। आप कहोगे सर पूरी बार भाग जाता है, 7 × 9 = 63, तो शेषफल हो गया 0। पूरी बार भाग जाता है तो शेषफल कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा के देखूं कंपटीशन के नजरिए से, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 - 1 की पावर 2, 1 की पावर तो कितनी भी लिख सकते हो आप, अपॉन 7। अब मैंने आपको बताया था अगर पावर सेम है तो हम इनको भी घटा सकते हैं, तो इनको घटाएंगे, 8 - 1 7, 7 की भाग 7 में दोगे, 7 की भाग 7 में एक बार जाती है, और शेषफल कितना बचता है 0। तो क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप, अगर पावर सेम है तो नीचे बेस को हम घटा बढ़ा के सीधे भाग देंगे तो हमारा शेषफल निकल के आ जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना और गांठ बांध लेना, इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपने देखा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है 397 की पावर 3589 + 5
इज डिवाइडेड बाई 398, फाइंड द रिमाइंडर। यानी ये कह रहा है ये जो पूरी संख्या है ये वाली, इसको यदि 398 से भाग दिया जाता है, यानी कि 397 3589 की पावर 3589 प्लस 5/398, ठीक है, इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, अब इसको गुणा तो आप कर नहीं सकते, 397 को 3589 बार गुणा करोगे ना आपका कैलकुलेटर भी खराब हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं करेंगे, जो मैंने अभी मेथड बताई थी वही करेंगे। इसके साथ 1 लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 की पावर हमेशा क्या होती है, कितनी भी कर लो 1 ही आता है, ठीक है। तो देखो, तो 397 को तो ऐसा ही रहने देता हूँ, उसकी पावर भी जैसी है वैसी ही लिखता हूँ, प्लस इस 4 को ना, इस 5 को 2 टुकड़ों में तोड़ता हूँ, इस 5 को 2 टुकड़ों में तोड़ता हूँ, 5 को लिख देता हूँ 1 + 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 + 4 5 ही होता है। अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, एक की पावर कितनी भी हो, मैंने बताया था वो हमेशा 1 ही रहता है, तो 5 को तोड़ा 1 + 4 में, तो 1 की पावर को भी लिख देता हूँ 3589। क्या फर्क पड़ रहा है, 1 की पावर कितनी लिख लो हमेशा 1 ही आएगा, अपॉन हो जाएगा ये 398, ठीक हो गया। अब देखो मैंने बताया था अभी, आपको प्रैक्टिस करवाई थी इतनी देर तक, ये देखो पावर सेम है, पावर सेम है ना, बिल्कुल। अब ये 397 + 1 कितना हो जाएगा, 398, 397 + 1 कितना हो जाएगा 398, और 398 में अगर 398 की भाग दोगे शेषफल कितना आएगा, ईमानदारी से बताना, शेषफल कितना आएगा 0। 397 + 1 होता है आपका कितना, 398 बन जाएगा, 398 का भाग 398 दोगे शेषफल कितना आएगा 0। अब बचा 4, 398 का भाग 4 में दोगे तो 4 ही शेषफल आएगा, क्योंकि 4 लिखेंगे, 4 में भाग नहीं जाता, तो 4 अपने आप में शेषफल है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 398 का भाग देने में शेषफल कितना आ गया आपका 4। यहाँ 398 + 1 में भाग दिया तो शेषफल 0 आया, इसका भाग 4 में दिया तो शेषफल 4 आया। 0 + 4 कितना होता है आपका, 0 + 4 होता है 4, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और करने हैं ऐसे, तो करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका उसी टाइप से आधारित है। ये कह रहा है क्वेश्चन 9 की पावर 6 + 7 को यदि 8 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 9 की पावर 6 + 7 में भाग देनी है 8 की, ठीक है, में भाग देनी है 8 की, ठीक है। तो देखो 8 की भाग अगर मैं इसमें दूं तो इसमें भाग देना तो आसान है, ठीक है। शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। 8 का भाग 9 में देते हैं ना, जब भी 8 का भाग 9 में दे दो तो शेषफल कितना आएगा, ईमानदारी से बताना 1, ठीक है। अब यहाँ शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ शेषफल 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 7, तो अभी शेषफल 1 बचा है, 7 में कितना बचा है आपका 7 बचा है, ठीक है। इसमें फिर से 8 की भाग दूंगा, ठीक है। जब तक शेषफल 8 से कम, जब तक 8 से कम नहीं हो जाता तब तक भाग देनी है, ठीक है। तो चलो 8 की भाग देता हूँ, ये 7 + 1 8 हो जाएगा, तो 8 ऊपर बच गया, 8 नीचे बच गया, नीचे जो 8 है उसकी भाग देता हूँ 8 में, तो 8 की भाग 8 में दूंगा तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका 0। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। आप अगर थ्योरम्स में जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले 8 का भाग दिया 9 में, 8 का भाग 9 में दिया, अभी घात को भूल जाओ, ठीक है। 8 का भाग 9 में दिया, 1 शेषफल आया, तो कितनी भी घात हो शेषफल 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस बचा 7, 1 + 7 होता है आपका 8, 1 + 7 होता है 8। अब 8 की भाग 8 में दी, तो 8 की भाग 8 में पूरी बार जाती है, तो शेषफल कितना आ गया आपका 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 2 की घात 41 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ठीक है। उत्तराखंड संयुक्त राज्य लोअर अधीनस्थ सेवा 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है,
उत्तराखंड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले देखो, इस 2 को ना ऐसा बनाने की कोशिश करोगे 7 के करीब पहुंच जाए, यानी कि 2 की पावर ऐसी लो कि वो 7 के करीब क्या बन सकता है, 2 की घात 3 जो होती है ना वो होती है 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, 8 होता है। तो 2 को कोशिश करो कि 8 बनाए, क्योंकि 7 के नजदीक आ जाएगा ना तो 1 आने की संभावना है, तो 1 से क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। तो मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 8। अब देखो 3 हो गई, बची कितनी पावर आपका, ठीक है 38 पावर बच गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिया तो बाहर की पावर अगर अंदर जाके गुणा होगी तो कुल पावर पता चल जाएगी। तो मैं बाहर लेता हूँ 13, क्योंकि 13 तिया कितना हो जाएगा, 13 गुणा 3 कितना हो जाएगा 39। 39 ये हो गया। अब गुणा में पावर जुड़ जाती है तो बचा कितना, कितनी पावर बच गई, 13 तिया 39 पावर तो यहीं पे है इस 2 के साथ, 13 तिया 39, 39 41 में से 39 गया 2, तो बाहर कितनी पावर बच गई 2। इसमें 7 का भाग देना है। ठीक हो गया भाई जी। अब अगला देखो 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। 8 की पावर 13 गुणा 2 की पावर 2 कितना हो जाता है आपका 4। मैं किसकी भाग देनी है, 7 की। अब देखो 7 की भाग मैंने कहा था, अभी गुणा वाला कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया था, इसका भाग इसमें भी दो, इसका भाग इसमें भी दो। ठीक है, तो 7 का भाग 8 में देता हूँ, 7 का भाग 8 में दिया तो 7 का भाग 8 में 7 एकम 7, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा आपका 1। 7 का भाग 4 में देता हूँ, भाग जाता ही नहीं है, तो जो जिसमें भाग दे रहा हूँ वही शेषफल हो जाएगा। 7 का भाग 4 में भाग नहीं गया तो शेषफल कितना हो गया 4। शेषफल कितना हो गया 4। ठीक है, तो इस वाले केस में शेषफल आ गया 1, इस वाले केस में शेषफल आ गया आपका 4। 1 गुणा 4 कर दो, 1 गुणा 4, तो 1 गुणा 4 शेषफल कितना हो गया आपका 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड 2016 के एग्जाम में आया हुआ। समझ गए बात को मेरी, अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल में भी बताया था इसी टाइप का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी जो आपका है अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें आया है, एमटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, उत्तराखंड में भी आ सकता है। निम्न विकल्पों में कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 को पूर्णतया विभाजित करती है, यानी कि 49 की पावर 15 माइनस 1 को इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी संख्या विभाजित करेगी। तो सबसे पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ये 49 की पावर 15 है और ये 1 है। मैंने आपको बोला था ना कि 1 की मैं कितनी भी पावर लिख सकता हूँ, तो पावर को कॉमन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पावर कितनी है 15, तो इसको भी 15 बनाऊंगा, क्योंकि पावर कॉमन होती है तो बेस फिर क्या हो जाते हैं, बेस जो होता है उसका आधार होता है, उसको जोड़ या घटा हम सकते हैं। तो 1 की पावर तो कितनी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको लिख लेता हूँ 1 की पावर 15। ठीक है, अब क्या हो गई, घातें बराबर हो गई, तो मैं किसी भी संख्या का भाग दूंगा तो बेस भी क्या हो जाएंगे, बेस एक साथ ले लूंगा। तो 49, अब यहाँ 49 हो गया, पावर तो बराबर हो गई, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 48। 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 48। अब जो हमारा नंबर होगा उसमें 48 की डिवाइड जानी चाहिए, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन की डिवाइड 48 में जाता है। ठीक है, तो कौन विभाजित करेगा 48 को, ठीक है 8। कौन विभाजित करेगा 48 को 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 को डिवाइड कौन करेगा 8, 8 की भाग पूरी तरीके से 48 में चले जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 छगे 48, पूरी बार भाग चले जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उत्तराखंड संयुक्त राज्य लोअर अधीनस्थ सेवाएं 2016 के एग्जाम में आया हुआ है उत्तराखंड के। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 10 की पावर 25 माइनस 7 तथा 10 की पावर 24 प्लस एक्स का अंतर
3 से विभाजित होगा यदि x का मान कितना होगा। ठीक है, वो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है ना, इसका और इसका का अंतर जो है, इन दोनों का अंतर लेंगे और 3 से विभाजित होना चाहिए, वो अंतर 3 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं लेता हूँ 10 की पावर 25 माइनस 7। ठीक है, माइनस अंतर लेता हूँ, अंतर लूँगा तो दोनों में माइनस आ जाएगा। अंतर मतलब इसको माइनस करेंगे इस वाले में से, तो इस वाले में से इसको माइनस करूँगा तो माइनस सिंबल आ जाएंगे दोनों में। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर करूँगा, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे 10 की पावर 25 है, यहाँ पे 10 की पावर 24 है। 10 की पावर छोटी वाली कॉमन ले लेता हूँ, तो 10 की पावर 24 कॉमन ले गई, अंदर बच जाएगा 10 माइनस यहाँ बच जाएगा 10, क्योंकि यहाँ 25 पावर थी तो एक पावर बच जाएगी 10 माइनस यहाँ 10 की पावर 24 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1। अब बचे 7 और x, इसमें भी माइनस सिंबल बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी माइनस सिंबल बाहर ले लेता हूँ। अब देखिए ये 7 हो गया, ये x हो गया, तो माइनस बाहर ले लिया तो बच गया 7 प्लस एक्स। ठीक है, ये 3 से विभाजित होना चाहिए, का अंतर किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से। ठीक है, अब ये लिखता हूँ 10 की पावर 24 गुणा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 7 प्लस एक्स। अब इसमें किसकी भाग जानी चाहिए, 3 की। 3 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, 3 से पूर्णतया। अब 3 से पूर्णतया विभाजित होना है तो ये वाला टर्म भी 3 से विभाजित होना चाहिए और ये वाला टर्म भी 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो इसमें 3 की भाग 9 में दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। 3 की भाग 9 में दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। अब शेषफल 0 आ गया, क्योंकि 9 तो इससे गुणा हो ही रही है। अब जब 3 में 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस पूरे में भी जा रहा होगा, क्योंकि इसमें इसका शेषफल 0 है तो इस पूरे को गुणा करूंगा तो शेषफल 0 आएगा। तो 3 का भाग 9 में जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन में होती है ना, अगर उसमें किसी नंबर का भाग जा रहा है तो पूरे में जा रहा होता है, तो यहाँ तो शेषफल 0 आ गया। अब बताओ यहाँ x की जगह कितना रखूंगा कि शेषफल 0 आएगा। यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ 0 बनाना है, देखो। ठीक है, 3 का भाग किस में जाएगा, 9 में। 3 का भाग किस में जाएगा, 9 में। तो 7 प्लस 2, जब ये 7 प्लस 2 हो जाएगा तब ये 9 बनेगा, और 3 का भाग पूरी तरह जाके शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 2। x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 2। ठीक है, अगर 2 रखोगे तो 7 प्लस 2 हो जाएगा और 3 से पूर्णतया विभाजित हो गया। 7 प्लस 2 9 जो होगा, पूर्णतया 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने x की जगह जब हम 2 रखेंगे ऑप्शन में जो 2 दिया है, तो तब जाके ये 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। आसान था, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका यूके पीएससी प्री 2022 यानी कि उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है। मैंने आपको बता दिया, मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी पे बेस क्वेश्चन करा रहा हूँ जो उत्तराखंड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या ए 81 इंटू 117 इंटू 63 इंटू 46 3b से विभाज्य है तो b का अधिकतम मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कह रहा है जो ये संख्या है ना a, ये दे रखी है ये वाली संख्या, वो कह रहा है जो ये वाली संख्या है ये किससे विभाजित होनी चाहिए, 3 की पावर b से विभाजित होनी चाहिए। b का अधिकतम मान मतलब b का बड़े से बड़ा मान रखना है b की जगह। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले देखो अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे, तो 81 के गुणनखंड करेंगे 81 के, तो 81 के मल्टीप्लिकेशन होता है 3 गुणा 3, 3 3 9 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 होती है 27। उसके बाद 27 गुणा 3 होता है कितना, 81। ठीक है, उसके बाद ये हमने निकाल लिया। फिर 117 के देखते हैं। ठीक है, 117 को तोड़ता हूँ। 117 में 3 की भाग जाती है 3, 3 3 9, 3 9 27 यानी कि 39 बार। ठीक है, फिर 3 की भाग जाती है 39 में, तो गुणनखंड करूँगा 3, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, ठीक है, तो इसको तोड़ दिया मैंने। फिर 63 को तोड़ता हूँ अभाज्य गुणनखंडों में। 63 को तोड़ूंगा 3 से 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 21। फिर 3 से जा रहा है 3 सत्ता 21, फिर 7। ठीक है, तो इसके गुणनखंड में तोड़ दिया।
46 को तोड़ता हूँ, ठीक है, 46 को तोड़ता हूँ, 46 में 2 की भाग देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 23। 23 में किसी की भाग नहीं जाती क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। अब वो कह रहा है b 3 की पावर b से विभाज्य हो तो b का अधिकतम मान है। b की जगह अधिक से अधिक मान रखना है हमने, ऑप्शन में अधिक से अधिक वाला चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 कितने बन रहे हैं। जब हमने गुणनखंड किए तो हम देखेंगे 3 कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने 3 आ रहे हैं, 8। यानी कि इस वाली जो ये जो गुणनफल है इसमें कितने 3 आ रहे हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड आ रहे हैं। तो हम b की जगह कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, क्योंकि 8 इसके गुणनखंड बन रहे हैं 3 के, 3 8 बार आ रहा है, तो हम 8 अधिकतम मान जो हो सकता है हमारा 8 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। इजी क्वेश्चन था यूकेपीएससी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना सबके, नहीं आया तो आप टेलीग्राम में आइए और मुझसे पूछिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका यूकेपीएससी प्री 2022 में आया हुआ है। वो कह रहा है जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। 11 से 100 के बीच आने वाली इस प्रकार की कुल संभावित संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 7 से विभाजित करना है, पहले तो 7 से विभाजित करना है और शेषफल 3 आना है। चलो पहले 3 शेषफल तो छोड़ो, 7 से कौन कौन सी संख्याएं होती हैं मुझे बताना। 7 14, ठीक है, 70। पहले मैं 70 तक चलता हूँ। तो 7 से 70 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 7 से विभाजित किया जाता है कह रहा है, तो 7 को ही देखेंगे। अगर 7 से 70 के भी बात करें तो 7 का भाग 70 में कितने बार जाता है, कितने बार जाता है, 10 बार। तो 10 संख्याएं तो यहाँ तक हो गई, 10 संख्या तो ये हो गई। अब 70 से हमने तो 100 तक जाना है, 11 से 100 के बीच जाना है, लेकिन पहले हम 1 से 100 तक के बीच जाते हैं। फिर मैं देखूंगा 70 से 100 के बीच कितनी होती है ऐसी संख्या। 70 से 100 के बीच यानी कि बचा कितना, 30। और 30 में अगर 7 का भाग दूं कितने बार जाएगा बताओ। अब बचा कितना, 70 से 100 के बीच कितने अंक बच गए, 30 अंक बच गए। 30 में 7 का भाग दो, 7 चक्को 28। तो इसका मतलब 70 से 100 के बीच 4 संख्याएं हैं, ठीक है भाई साहब। पहली संख्या हो गई 7, और अंतिम संख्या अगर बात करूं जिसमें 7 जो 7 से विभाज्य होगी तो वो होती है, मेरे को लग रहा है 98। 99 में भाग नहीं जाता, 100 में भाग नहीं जाता, 98 में जाता है। 7 एकम 7, 7 चक्को 28। अब वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 शेषफल आना चाहिए। मतलब प्रत्येक संख्या में मतलब 3 3 जुड़ता चला जाएगा और तब जाके 3 शेषफल आएगा। पहली संख्या 7 है, 7 में 3 जोड़ूंगा 10, तो इसमें भी 3 शेषफल आएगा, लेकिन ये 11 से 100 के बीच नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। यानी कि संख्याएं शुरू होंगी 14 से, यानी कि पहली संख्या हमने छोड़ दी, एक संख्या पहली हमने छोड़ दी, तो बाकी 14 में 3 जुड़ जाएगा तो 17 वो संख्या हो जाएगी। फिर 14 के बाद आता है 21, 21 में 3 जुड़ जाएगा, 24 संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की सारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी संख्याएं यहाँ पे हो गई। प्लस 70 से 100 के बीच देखो, 98 में अगर 3 जुड़ जाए, शेषफल 3 लाना है ना, तो शेषफल 3 लाना है। 98 में 3 जुड़ जाएगा तो ये तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 98 भी नहीं होगी। यानी कि पहली संख्या जो है 7 से विभाज्य 7 और अंतिम संख्या जो है 7 से विभाज्य 98 वो नहीं होंगी। बाकी सारी संख्याएं जो होंगी वो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आएगा, ठीक है। तो टोटल 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हो गई, 7 से विभाज्य 14। लेकिन पहली वाली जो 7 है और लास्ट वाली जो 98 है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि 98 में अगर 3 शेषफल बनाना है वो 100 से ऊपर जा रही है, और अगर 7 में 3 शेषफल बनाना है वो 11 से नीचे जा रही है। तो 14 संख्याओं में से पहली और लास्ट घटा देंगे, तो पहली और लास्ट घटा देंगे तो कुल कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, ठीक है, ऐसी संभावित संख्याएं होंगी जिनमें 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 12 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आया समझ में, ठीक है। आ गया होगा पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन, तो आ गया होगा आपको समझ में। अभी मैंने आपको जितने भी टाइप कराए आज के चैप्टर में, मैं उसका आपको जो पीडीएफ वर्जन है वो प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल में,
और अभी जो वीडियो का एंड होगा उसमें भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, आप उससे स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए आर ओ 2023 की आगामी परीक्षा के लिए चैप्टर बनाने का। धन्यवाद। तो दोस्तों जो आज हमने क्वेश्चन किए, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित, ठीक है, और आपका डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित, वो ये क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको अच्छी से सॉल्व कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें शेयर कीजिए, हम उसका समाधान